जय हिंद। लास्ट वीडियो में हमने देखा था अनुच्छेद 22 में हम पढ़ रहे थे कि दो प्रकार की गिरफ्तारियों का इसमें वर्णन है। कौन कौन सी दो प्रकार की गिरफ्तारियों का वर्णन है? सबसे पहले हमारा दंडात्मक और दूसरी है निवारक। क्या देख रहे थे अपन? तो दूसरा जो मौलिक अधिकार है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, भाग 3 के अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार, जिसका वर्णन है अनुच्छेद 12 से 35 में। उसमें पहला हमने अधिकार देख लिया, दूसरा अधिकार आता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 19 से 22 में। तो लास्ट वीडियो में हमने अनुच्छेद 19, 20 और 21 की बात कर ली थी। अब बात आती है अनुच्छेद 22 की, आर्टिकल 22 की। इसमें क्या है कि इसमें दो प्रकार की गिरफ्तारियों का वर्णन किया गया है। दो प्रकार की गिरफ्तारियों का वर्णन किया गया है कि किसी अपराधी व्यक्ति को यदि शक के आधार पर उसको गिरफ्तार किया गया है, अपराधी तब तक नहीं कह सकते जब तक उसको न्यायालय अपराध सिद्ध उसका नहीं हो जाता, तब तक अपन उस व्यक्ति को अपराधी नहीं कह सकते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि यदि शक के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो दो प्रकार की गिरफ्तारियां होती हैं। सबसे पहले जो है वह होती है हमारी दंडात्मक। ठीक है, कौन सी है? दंडात्मक है। और जो दूसरी है वह होती है निवारक। ठीक है, याद रखना है अनुच्छेद 22 के तहत अपन पढ़ रहे हैं दो प्रकार की गिरफ्तारियां होती हैं। सबसे पहली होती है हमारी दंडात्मक और दूसरी है निवारक। दंडात्मक में सबसे पहले क्या है कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार है। सबसे पहले क्या है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको कारण जानने का अधिकार है। कारण जानने का अधिकार है कि किस कारण से उसको गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, किस कारण से उसको गिरफ्तार किया गया है। दूसरा है उसको अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार। पसंद का वकील रखने का अधिकार है। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको अपने पसंद का वकील रखने का ये अधिकार है, या कह सकते हैं कि ये स्वतंत्रता है उसको। ठीक है, और तीसरा है 24 घंटे के अंदर जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर सहशरीर न्यायालय में उपस्थित करें। ठीक है, न्यायालय में उपस्थिति, ये स्वतंत्रता होती है गिरफ्तार व्यक्ति को। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 22 के तहत दो प्रकार की गिरफ्तारियों का वर्णन है, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे थे दंडात्मक, दूसरी थी निवारक। दंडात्मक में भी अपन ने देखी है तीन प्रकार से। क्या कि सबसे पहले तो उसको कारण जानने का अधिकार है, किस कारण से उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। दूसरा है यदि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है तो फिर उसको अपनी पसंद का वकील रखने का अधिकार है। इसके बाद है उस गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर सहशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करें। लेकिन इसमें एक साथ और जुड़ी हुई होती है कि इसमें ट्रेवल का समय नहीं गिना जाता है। ठीक है, मतलब इसमें यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाता है। अब कहें आप किसी मतलब कश्मीर से लेके, और जो कोई व्यक्ति को कश्मीर से पकड़ा गया है और उसको कहीं केरल में जाना है तो 24 घंटे के अंदर वो पहुंचा नहीं, तो आप कहेंगे 24 घंटे में हम न्यायालय में कैसे प्रस्तुत करें? तो जो यात्रा का समय है वह इसमें ऐड नहीं होता है, बाकी उसको 24 घंटे के अंदर सहशरीर न्यायालय में उपस्थित करें। मतलब सहशरीर का मतलब ये है कि इसके शरीर से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी जब तक न्यायालय डिसीजन नहीं देता है। ठीक है, तो उसको सहशरीर इसमें न्यायालय में 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करें। इसके बाद है निवारक। इस निवारक का वर्णन जो है वह अनुच्छेद जो है 22 के अंतर्गत 4 से 7। ठीक है, जैसे हमारे ए, बी, सी और डी होते हैं, इसी प्रकार से अनुच्छेद 4 से 22 के 4 से 7 में वर्णन है किसका? निवारक का। ठीक है, तो 4 से 7 में जो इसका वर्णन है इसमें क्या है हम देखेंगे एक एक करके। तो इस आदेश को तभी पारित किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, इस आदेश को तभी पारित किया जाता है जब किसी व्यक्ति के कारण सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो। ठीक है, तो सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो। ठीक है, मतलब सार्वजनिक मतलब जो जनता के हित में जो सरकारी योजना होती हैं, अपन मान लो कोई जैसे सड़क डल रही है, मतलब वो सभी के लिए, जनता के हित के लिए वो सड़क का काम चल रहा है और कुछ उसमें बाधा उत्पन्न कोई व्यक्ति करता है तो तब तक उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस आदेश को तब तक ये आदेश जारी नहीं किया जाएगा जब तक वह उसको ऐसा ले कि ये व्यक्ति जो है सार्वजनिक काम में दखल अंदाजी कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि इस आदेश को तभी पारित किया जाता है जब किसी व्यक्ति के कारण सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो। इसके बाद इसकी चर्चा अनुच्छेद 22 के 4 से 7 में की गई है। हमने आपको बताया है जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं बल्कि अपराध करने से रोकना है। हमने आपको बताया कि सड़क यदि चल रही है तो उसमें यदि कुछ बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तो उसको उनको सजा देना नहीं है,
केवल उसको समझाना है, समझाइश देना है और उसको रोकना है कि ये सबके सार्वजनिक हित के लिए, मतलब सभी के हित के लिए, इसको आप यहाँ से डलने दीजिए सड़क को, ठीक है। तो इसका जो उद्देश्य होता है वह अपराध को सजा देना नहीं बल्कि अपराध करने से रोकना होता है। इस कानून के तहत पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतम 3 महीने तक गिरफ्तार या नजरबंद कर सकती है, ठीक है। तो इसके तहत यदि बात नहीं बनती है, समझाइश के बाद वह व्यक्ति नहीं मानता है, तो इसके तहत 3 महीने तक उस व्यक्ति को नजरबंद या गिरफ्तार करके पुलिस रख सकती है। अब बात यहाँ आई नजरबंद। नजरबंद क्या होता है? सुना तो कई बार है, लेकिन डाउट मन में रहता है कि ये नजरबंद क्या है, तो इसको भी आप देख लें। नजरबंद क्या होता है? नजरबंद, ठीक है। नजरबंद क्या होता है? नजरबंद होता है जब किसी व्यक्ति को समाज से मिलने नहीं दिया जाता है। ध्यान से सुनना, जब किसी व्यक्ति को समाज से मिलने नहीं दिया जाता है उसे नजरबंद कहते हैं, ठीक है। किसे कहते हैं नजरबंद? जब किसी व्यक्ति को समाज से मिलने नहीं दिया जाता है, समाज से मिलने नहीं दिया जाता है, मिलने नहीं दिया जाता है, तब उसे क्या कहते हैं? नजरबंद। अब ये नजरबंद जरूरी नहीं कि आपको जेल में ही रखा जाए, ये नजरबंदी की आपके किसी घर पे, होटल में, कहीं भी नजरबंद हो सकते हैं, ठीक है। नजरबंद क्या होता है? जब समाज से मिलने नहीं दिया जाता है तब उसे क्या कहते हैं? नजरबंद। बीते समय में आपने देखा होगा, पिछले साल हुआ था कि मध्य प्रदेश से कुछ विधायक या कर्नाटक के कुछ विधायकों को किसी होटल में नजरबंद किया गया है। तो नजरबंद का मतलब क्या है? कि समाज के लोगों से उनको मिलने नहीं दिया जाता है, ठीक है। नजरबंद होटल, आवास, जेल कहीं भी हो सकता है। अब आता है मीसा एक्ट। अब बात करना है इसमें अपन को, अनुच्छेद 22 जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद एनएसए, मीसा, टीएडीए, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि कुछ एक्ट, कुछ अधिनियम और हैं इसके अलावा, जिसका वर्णन ये 24 अपना आर्टिकल जो है 22 कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा और भी जो एक्ट हैं उनके बारे में आपको थोड़ी सी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये मीसा एक्ट क्या होता है? तो ये होता है आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, ठीक है। क्या है? आंतरिक सुरक्षा अधिनियम। क्या है ये? फर्स्ट है आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, जिसको बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या अपन बोलते हैं? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? MISA, ठीक है। एक एक्ट है, ये अधिनियम है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कौन सा अधिनियम? आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है मीसा, MISA, ठीक है। ये क्या होता है? यह सन 1971 में, कब? 1971 में, यह सन 1971 में भारतीय संसद द्वारा पारित एक विवादास्पद कानून था। इसमें कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली संस्थाओं को बहुत अधिक अधिकार दे दिए गए थे, ठीक है। इसमें ये क्या था? मीसा एक्ट क्या था? तो मीसा एक्ट क्या था? यह 1971 में पारित एक अधिनियम था, जिसमें जो संस्थाएं कानून व्यवस्था को जो बनाए रखती हैं, जैसे पुलिस प्रशासन है, इसके तहत बहुत अधिकार इनको दे दिए गए थे। जो कानून व्यवस्था बनाने वाली जो संस्थाएं हैं उनको बहुत अधिक अधिकार दे दिए गए थे। आपातकाल के दौरान, आपातकाल कब? 1975 से 1975 से 77, 1975 से 1977 तक की बात है। इसमें कई संशोधन हुए और बहुत से राजनीतिक बंदियों पर इसे लगाया गया। राजनीतिक बंदी मतलब जो राजनीतिक व्यक्ति होते हैं, मतलब 1975 और 77 में इंदिरा गांधी का समय माना जाता है। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तो उनके जो विपक्ष में थी पार्टियां, जो अभी वर्तमान में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, उसके बहुत सारे राजनेताओं को बंदी बनाया गया था, ठीक है। तो उस समय की बात है। इसमें कई संशोधन हुए और बहुत से राजनीतिक बंदियों पर इसे लगाया गया। अंततः 1979 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1971 में।
1971 में, और इसको समाप्त कब कर दिया गया है? 1979 में इसको समाप्त कर दिया गया है। किसके द्वारा? जनता पार्टी, जिसको वर्तमान में अपन बीजेपी के नाम से जानते हैं, और ये कांग्रेस के द्वारा शुरू किया गया था। उस समय इंदिरा गांधी पीएम हुआ करती थी, उस समय इनको ये इनने क्या किया था? मीसा एक्ट के तहत, इसके तहत इनने किया था जो कानून व्यवस्था बनाने का काम जो संस्थाएं करती हैं, जैसे अपन मान के चले पुलिस प्रशासन, तो इनको बहुत ज्यादा अधिकार दे दिए गए थे। इसी के तहत राजनीतिक व्यक्तियों को बंदी बनाया गया था, और आखिरकार ये 1979 में इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये था हमारा मीसा एक्ट, यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम। अब एक अभी बहुचर्चित एक और है, जिसका नाम है एनएसए क्या होता है? एनएसए की बात हम करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? एनएसए। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। ठीक है, एनएसए। इंग्लिश में बोलते हैं इसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्या है? एनएसए। अभी वर्तमान में आपने एक नाम सुना होगा, मनीष कश्यप, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं बिहार से, उन पर ये एनएसए लगा हुआ है। एनएसए क्या होता है, इसकी हम बात कर रहे हैं। एनएसए की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। ये कब आया? 1980 में। 1980 में आया था। इसके तहत क्या होता है? यदि सरकार को ये लगे कि कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में, यदि सरकार को ये लगे कि कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में उसके सामने बाधा खड़ी कर रहा है, ठीक है, कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसके सामने बाधा खड़ी कर रहा है, तो वह उसे गिरफ्तार करने का आदेश दे सकती है। ठीक है, यदि कानून व्यवस्था को चलाने में कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो वह इसको गिरफ्तार कर सकती है या गिरफ्तार करने का आदेश दे सकती है। इस कानून के तहत पुलिस एनकाउंटर भी कर सकती है। यदि आंतरिक सुरक्षा जो हमारे देश की सुरक्षा है या कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोई व्यक्ति काम करता है, तो इसके तहत उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश पारित हो सकता है और इसके तहत एनकाउंटर भी किया जा सकता है। वर्तमान में यह सबसे कठोर अधिनियम है। ठीक है, वर्तमान में यह सबसे कठोर अधिनियम है। क्या? एनएसए सबसे कठोर अधिनियम है। क्या? एनएसए। राष्ट्र विरोधी आप कार्य करते हैं, कानून व्यवस्था को बिगाड़ते हैं, तो आपके खिलाफ एनएसए लग सकता है। आपके ऊपर ये एक्ट पारित होता है, इसके अंतर्गत आपको गिरफ्तार करने का आदेश भी दिया जा सकता है और यहाँ तक कि एनकाउंटर भी किया जा सकता है। किसके तहत? एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कब आया था? 1980 में। ठीक है, और ये वर्तमान में सबसे कठोर अधिनियम है। चलिए, इसके बाद लास्ट एक और है जिसका नाम है आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून। आतंकवादी एवं विध्वंसकारी, आतंकवादी एवं विध्वंसकारी, आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून, गतिविधियां निरोधक कानून। ठीक है, क्या नाम है इसका? आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्ट, TADA। क्या बोलते हैं? टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्ट, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्ट, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म इसकी होती है TADA। ठीक है, ये क्या होता है? आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्ट, TADA।
इसके अंतर्गत क्या है, यह कानून 1985 से 1995 के बीच लागू था। कब से कब तक, 1985 से 1995 तक, ठीक है। ये 1985 से 1995 तक लागू रहा है। इसके बीच लागू था। पंजाब में बढ़ते आतंकवाद के चलते सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार देने के लिए इसे कानून बनाया गया था, ठीक है। तो इसे क्या बनाया गया था, आतंकवादी विध्वंसकारी गतिविधि निरोधक कानून कब बनाया गया था, पंजाब में जब आतंकी गतिविधियां जब बढ़ रही थी तब इस कानून को बनाया गया था। किसको, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्ट TADA को। तो ये कब से कब तक लागू रहा है, तो 1985 से 1995 तक ये लागू रहा है, ठीक है। तो ये बात हमने करी है। 3 अभी आपको कानून समझाए हैं। इसमें सबसे पहला था हमने कहा क्या, मीसा, नेक्स्ट है NSA और फिर है TADA, ठीक है। ये 3 हमने आपको एक्ट या अधिनियम समझाए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारा जो तीसरा अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।